नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी की कमान फिर से संभाल ली है। ऐसा नहीं है कि जेपी नड्डा को हटाकर फिर से अध्यक्ष बन गए हैं। पार्टी का संगठन अपनी जगह पर चलता रहेगा, लेकिन लोकसभा चुनावों की दृष्टि से मोर्चेबंदी की कमान अमित शाह ने अपने हाथ में ले ली है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में अब जितनी भी बैठकें हो रही हैं, उन सब में अमित शाह मौजूद होते हैं। नरेंद्र मोदी किसी किसी बैठक में आते हैं, लेकिन अमित शाह अमूमन हर बैठक में आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में अभी 19 महीने पड़े हैं। अगर विपक्ष की गतिविधियां अभी शुरू ना होती तो भाजपा की तैयारियां भी चुनावों से सिर्फ 12 महीने पहले यानी अगले साल फरवरी मार्च में शुरू होती। लेकिन बिहार में जो घटनाक्रम हुआ उसने सारी परिस्थितियों को बदल दिया है। बिहार में बने राजनीतिक समीकरणों के कारण भाजपा को प्रदेश की सत्ता से बाहर होना पड़ा, और जो यह ट्रेंड चल रहा था यह उसके उलट था। भाजपा के लिए एक लिहाज से यह बड़ा झटका है कि पिछले 3 साल से जहां वह महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश की हारी हुई बाजी को जीत में बदलने में कामयाब रही, वहीं बिहार में जीती हुई बाजी हार गई। सत्ता परिवर्तन और उसके बाद नीतीश कुमार की ओर से नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करने की चुनौती ने भाजपा को समय से पहले मोर्चेबंदी करने के लिए मजबूर किया है। बिहार के घटनाक्रम ने गैर भाजपा दलों में नया जोश भर दिया है। विपक्ष की राजनीति में हालांकि नेतृत्व की तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार विपक्ष के पहले नेता हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को 2024 में निपट लेने की साफ साफ धमकी दी है। इसलिए नीतीश कुमार विपक्ष की राजनीति के केंद्र बिंदु बनते जा रहे हैं। केंद्र बिंदु बन गए हैं, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन बनते जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने मोदी को चुनौती तो दे दी है, लेकिन भानुमति के कुनबे को इकट्ठा करना उनके खुद के लिए भी चुनौती बन गया है। वे खुलकर सामने आ चुके हैं और विपक्ष की मेढकों को एक बास्केट में डालने की कोशिश में जुटे हैं। नीतीश कुमार की रणनीति अब साफ नजर आने लगी है। वह राजनीति में नैतिकता को दरकिनार कर उन सबको एकजुट कर रहे हैं जो हाल ही के वर्षों में भ्रष्टाचार के आरोपों में सजा याफ्ता हुए हैं, जेल में सजा काट करके वापस लौटे हैं, या जिन पर सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। उनकी मुलाकातों की शुरुआत सुनिए। जेडीयू का राजद के साथ गठजोड़ हुआ, और पहली मुलाकात किसके साथ हुई? लालू यादव के साथ, जो चारा घोटाले के 5 मामलों में सजा याफ्ता है। एक अंतिम फैसला तो अभी अभी हुआ है जिसमें उनको 5 साल की नई सजा सुनाई गई है, और अभी तो वह जेल से लौटे ही थे। उनकी दूसरी मुलाकात किससे हुई? तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से, जिनकी सरकार पर भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में पारिवारिक भ्रष्टाचार के अनेकों अनेक आरोप लगाए हैं। दिल्ली प्रदेश भाजपा के नेताओं ने तो केसीआर की बेटी पर आरोप लगाया है कि दिल्ली का जो शराब घोटाला हुआ है उसमें वह भी शामिल थी। शराब के डीलर तेलंगाना के थे और उन्हें वह खुद लेकर के दिल्ली आई और एक होटल में सिसोदिया और केजरीवाल से मुलाकात करवाई, यानी वो बिचौलिए की भूमिका में थी। यह आरोप भाजपा का है। हालांकि केसीआर की बेटी ने उन्हें अदालत में निपटने की धमकी दी है, वह अलग बात है, लेकिन आरोपों में घिरा है यह परिवार। नीतीश कुमार की तीसरी मुलाकात ओम प्रकाश चौटाला से हुई है। चौटाला को अभी 3 महीने पहले ही आमदनी से ज्यादा संपत्ति के आरोप में 4 साल कैद की सजा हुई है। अब वह बड़ी अदालत में जाएंगे, वहां क्या होता है वो अलग बात है, लेकिन उनकी 4 संपत्तियां जब्त की गई हैं और 4 साल कैद की सजा सुनाई गई है। जब अदालत सजा सुना रही थी तो चौटाला अदालत में मौजूद थे
उनके वकील ने जज से गुहार लगाई कि वे बूढ़े हो गए हैं और जन्म से ही पोलियो के मरीज हैं, इसलिए उनकी सजा कम की जाए। वकील ने यह नहीं कहा कि वे बेगुनाह हैं, उन्हें सजा ना दी जाए। वकील ने कहा उन्हें सजा कम दी जाए। इससे पहले भी चौटाला शिक्षकों की भर्ती के घोटाले में सजा याफ्ता हैं। जब ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो शिक्षकों की भर्ती में बड़ा घोटाला हुआ था। सारे देश में उसकी चर्चा हुई थी और इस घोटाले में चौटाला खुद शामिल थे। उन्हें 10 साल कैद की सजा हुई थी और सजा काट करके वो पिछले साल ही जेल से रिहा हुए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। 3 वे नेता जो सजा याफ्ता हैं और ये 3 ये नेता जिन पर सीबीआई का और ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है। ये तीनों मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी एकता नहीं चाहते। वे राहुल गांधी को विपक्ष का नेता मानने को तैयार नहीं है। इनमें सबसे ज्यादा अड़ियल केजरीवाल और केसीआर हैं। ये क्यों है? तो इसका कारण यह है क्योंकि दोनों की पार्टियों का विस्तार कांग्रेस की कीमत पर हुआ है। आम आदमी पार्टी तो दिल्ली के बाद पंजाब में भी कांग्रेस को हरा करके सत्ता में आई है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को कमजोर करने के लिए केजरीवाल ने भारत को नंबर 1 बनाने की यात्रा शुरू कर दी है, मुहिम शुरू कर दी है। टारगेट कौन है? तो केजरीवाल का पहला टारगेट कांग्रेस है, क्योंकि वो कांग्रेस के वोट बैंक को हथियाना चाहते हैं। केंद्र की भाजपा सरकार भी कांग्रेस को कमजोर करने के लिए केजरीवाल को ज्यादा सुर्खियों में रहने का मौका दे रही है। आपने देखा होगा पिछले 1 महीने में केजरीवाल सुर्खियों में है, राहुल गांधी एकदम पृष्ठभूमि में चले गए हैं। इन सब राजनीतिक चालों के बीच सीबीआई और ईडी ने परिस्थितियां धीरे धीरे बदल दी हैं। ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार केंद्र बिंदु बन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वे केंद्र बिंदु बन गए हैं, लेकिन बन सकते हैं, ऐसा लगने लगा है। दिल्ली आकर उन केजरीवाल से भी मुलाकात की है जो विपक्षी एकता से एकदम अलग खुद को नरेंद्र मोदी का विकल्प बताने की मुहिम चला रहे हैं। और केजरीवाल की सरकार शराब और स्कूल के कमरों के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है। तो ये जो नया कुनबा इकट्ठा हो रहा है, ये सब उन लोगों का है जो अपना बचाव चाहते हैं किसी तरह। केजरीवाल और नीतीश की मुलाकात में फोटो सेशन के सिवा कोई गंभीर बात नहीं हुई। दोनों ने केंद्र सरकार की सीबीआई और ईडी के इस्तेमाल के खिलाफ एकजुटता दिखाने का संकल्प जरूर लिया है। लेकिन केजरीवाल नेशनल हेराल्ड की हेराफेरी के मामले में कांग्रेस के पक्ष में बयान देने को तैयार नहीं है। केजरीवाल गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों के नतीजों का इंतजार करेंगे और उसके बाद ही अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में उन्हें कांग्रेस का वोट बैंक हथियाने की उम्मीद है। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल और ममता दोनों ही विपक्षी एकता के प्रयासों में शामिल थे। आपको याद होगा 2018 की कोलकाता रैली और 2019 की बेंगलुरु रैली में एकता का प्रदर्शन हुआ था। नीतीश कुमार उन सभी से मिल रहे हैं जो इन दोनों रैलियों में शामिल थे, क्योंकि ये पिछले चुनावों से पहले हुई थी, एकता के प्रयासों के दृष्टिगत हुई थी, वो एकता नहीं हो पाई थी। लेकिन अब नीतीश कुमार फिर से कोशिश में जुट गए हैं कि जो पिछले चुनाव में नहीं हुआ वे अब हो जाए। अपने दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने राहुल गांधी, सीताराम येचुरी और डी राजा से भी मुलाकात की, यानी कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, इनसे मुलाकात और क्षेत्रीय दलों के सभी नेताओं से, मुख्यमंत्रियों से मुलाकात हो रही है। मकसद यह है कि इस बार मोदी के सामने सब एक होकर के चुनाव लड़ें। तीसरे मोर्चे की अब कोई चर्चा नहीं है।
सब समझ चुके हैं कि कांग्रेस साथ होगी तो कोई मुकाबला बन सकता है, अन्यथा कोई मुकाबला नहीं है। अगर 5 मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, केजरीवाल, केसीआर, नीतीश कुमार और स्टालिन एकजुट हो जाते हैं, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, ओम प्रकाश चौटाला और वामपंथी भी इनके साथ आ जाते हैं, तो भाजपा को फायदा ही होगा, क्योंकि दो विचारधाराओं का ध्रुवीकरण होगा। नीतीश कुमार ने खुद आजादी के आंदोलन और महात्मा गांधी की हत्या का जिक्र करके आरएसएस और भाजपा पर हमला बोला है। विपक्ष के ये बयान ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने में मददगार साबित होंगे। भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहा हिंदू वोटर फिर से उसके साथ मजबूती के साथ खड़ा हो जाएगा। तटस्थ वोटर भी भाजपा के साथ जुड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार और परिवारवाद बनाम ईमानदार सरकार का मुकाबला बना देंगे। अगला चुनाव इस दृष्टि से लड़ा जाएगा कि विपक्ष सिर्फ भाजपा को हराना चाहता है, जीतना नहीं चाहता, और भाजपा चुनाव जीतना चाहती है इन भ्रष्ट लोगों के मुकाबले पर और परिवारवाद की राजनीति को खात्मे के लिए। जहां विपक्ष भाजपा को 250 से नीचे देखना चाहता है, उसकी राजनीति रणनीति नकारात्मक है। भाजपा 400 का टारगेट बनाकर चल रही है सकारात्मक राजनीति के लिए। भाजपा उन सीटों को टारगेट कर रही है जहां वह 2019 के चुनाव में दूसरे नंबर पर थी। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।